Hello everyone, our today's topic is autonomic nervous system. So, nervous system, it has three parts: CNS, that is central nervous system; PNS, that is peripheral nervous system; and ANS, that is autonomic nervous system. Now today our topic is autonomic nervous system. So this autonomic nervous system, it has three divisions: sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, and enteric nervous system. This mainly deals with GIT, that is gastrointestinal tract. Now today we will study these three divisions under following headings. What are those following headings? First of all, that how the system is activated, कि बॉडी को सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कौन कंट्रोल करेगा और कब किसी सिचुएशन में कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए एक्टिवेशन कैसे होगा, सिंपैथेटिक का या पैरासिम्पैथेटिक का, और साथ ही साथ इनके डिफरेंसेस. फॉर अ बेटर क्लैरिटी वी मस्ट नो देयर डिफरेंसेस टू. सेकेंड, इट्स एनाटमी, कि कहाँ प्रेजेंट हैं, कैसे लोकेटेड हैं, कैसे सिचुएटेड हैं, कैसे फैला हुआ है सिस्टम, वो, और साथ ही साथ किस रिसेप्टर के थ्रू ये काम करता, वो. थर्ड, इसकी फिजियोलॉजी, कि ऑर्गन्स को कैसे डील करते ये नर्वस सिस्टम. चौथा, टिश्यू का भी रिस्पॉन्स, कि ये नर्वस सिस्टम सेल पे जाएगा तो सेल के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक फंक्शन. अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ रहे हैं तो सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो. देन थर्ड, इट्स डिजीज, क्लिनिकल, एंड सिक्स्थ, MCQs. नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्टिवेशन, हाउ इट गेट एक्टिवेटेड एंड विद डिफरेंसेस. So first of all, the major difference between sympathetic and parasympathetic, that is sympathetic get activate during stress condition and parasympathetic during rest and digest. So इसका एक्टिवेशन कैसे होगा? सबसे पहले एक डायग्राम बनाते जो पूरे इस चैप्टर में चलेगा. एक फनी सा और बस समझने के लिए डायग्राम है. ये कुत्ता भौंक रहा है किसी के पीछे, द स्ट्रेस की कंडीशन बनेगी, और ये कोई आराम कर रहा है. तो ध्यान दीजिएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक हमेशा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सिंपैथेटिक हमेशा स्ट्रेस. तो ध्यान दीजिएगा, सिंपैथेटिक स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट होगा और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में एक्टिवेट होगा. ये इनका एक मेजर डिफरेंस था. दूसरा, अब एक्टिवेट होगा कैसे वो देखते हैं. अब हमने अब तक जो देखा है, जो हमारी पास्ट मेमोरी है वो, और जो हमारा ऑडिटरी इनपुट, जो हम सुनते हैं और जो देखते हैं, वो सब कोलैबोरेट करते हैं और उनका इंटीग्रेशन एक रिस्पॉन्स बनाता है. जैसे अब देखते हैं, यहाँ हमने कुत्ते को देखा तो हमारा देखने का एक विजुअल इनपुट वो जाएगा. एक हमने कुत्ते ने भौंका, इट्स बार्किंग, उसका ऑडिटरी इनपुट जाएगा. हमारी पास्ट मेमोरी जो उससे रही है, जो सुना है कि कुत्ते काटते हैं, इंजेक्शन लगता है, वो, और हमें जो उसको देख के जो कितनी दूर है वो उसका एस्टिमेट करके जो आइडिया आएगा वो, ये सारे रिस्पॉन्सेस लिम्बिक सिस्टम में आएंगे और लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे. ये ऑडिटरी इनपुट, विजुअल इनपुट्स
और फ्रंटल कॉर्टेक्स से और पैरेटल लोब से पास्ट मेमोरी सब फायर करेंगे और लिम्बिक कॉर्टेक्स पे आएंगे, और लिम्बिक कॉर्टेक्स से, लिम्बिक सिस्टम से हाइपोथैलेमस को, जहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सेंटर प्रेजेंट है, वहाँ पे एंट्रोमेडियल पार्ट ऑफ थैलेमस पे, जहाँ पे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, वहाँ पे सिग्नल जाएगा और किसको एक्टिवेट होना है। अगर स्ट्रेस की कंडीशन है तो वही वाले सिग्नल्स आएंगे और स्ट्रेस को सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, और अगर ऐसी रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया कि एक्टिवेशन कैसे होता है। और मेजर डिफरेंस की बात की जाए अगर इन दोनों में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, तो एक तो कब एक्टिवेट होते हैं ये तो हो ही गया। दूसरा, सिंपैथेटिक को थोरैको लंबर आउटफ्लो कहते हैं, और इसको क्रेनियो, पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। फाइन, क्यों? क्योंकि यहाँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो भी एक्टिवेट होगा यहाँ से, इनकी फायरिंग के लिए, मतलब जहाँ पे नर्व्स निकलेंगी उधर, तो ऊपर सेंटर से वो आएगी इनको स्टिमुलेट करने के लिए नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे इनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वहाँ इनको स्टिमुलेट करेगी न्यूक्लियाई को, और वहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे। और ये जो सेंटर्स होते हैं ये थोरैक और लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए थोरैको लंबर आउटफ्लो सिंपैथेटिक के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स के थ्रू या फिर सैक्रल रीजन में जहाँ न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, जहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, तो वो सिर्फ सैक्रल रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो सिंपैथेटिक के लिए, थोरैको लंबर आउटफ्लो। तीसरा डिफरेंस, इसकी जो एक्टिविटी होती है सिंपैथेटिक की वो होती है डिफ्यूज्ड। समझ नहीं आया डिफ्यूज्ड मतलब? इसकी पिन पॉइंट, इसका डिस्कशन और आगे अच्छे से होगा, वरना अभी के लिए डिफ्यूज्ड इसलिए क्योंकि यहाँ से जो गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं ये अपर गैंग्लियन, लोअर गैंग्लियन, उसके खुद के पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन सब जगह जाते हैं, इसलिए उसकी एक्टिविटी डिफ्यूज होती है। अगर यहाँ से भी फाइबर निकलेगा तो वो दूसरे गैंग्लियन पे भी जा रहा होगा और वहाँ से तीसरे ऑर्गन पे जाएगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व के थ्रू जहाँ उसके न्यूक्लियस होंगे वहीं से निकलेगा और पिन पॉइंट काम करेगा। तीसरा डिफरेंस, अगर हीलिंग की बात की जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हील्स फास्टर। अगर कोई डैमेज हो जाता है नर्व इंजरी का, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये जल्दी हील करता है, और पैरासिम्पैथेटिक, ये सिंपैथेटिक हील लेटर, पैरासिम्पैथेटिक हील लेटर, और सिंपैथेटिक हील फास्टर। और अब इनके रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो पैरासिम्पैथेटिक मस्करेनिक और निकोटिनजिक रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, और इनमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये इनके एक्टिवेशन और डिफरेंसेस की बात हो गई। अब एनाटॉमी की बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे प्रेजेंट है, कहाँ सिचुएटेड है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो कुछ इस तरह, अगर ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये हो गया। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से थोरैक लंबर रीजन से फाइबर्स निकलेंगे। अच्छा, ये जो फाइबर हैं ये फाइबर 4 जगह जाएंगे। 4 जगह मतलब ये है गैंग्लियन, ध्यान दीजिएगा, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो हर एक सेगमेंट के साइड में हैं आर नोन एज पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस, और जो इन तो फ्यू इन नंबर और हर सेगमेंट के साइड में नहीं होते,
ये प्री वर्टिब्रल होते हैं, इनका नाम है प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। अब यहाँ से थोरैको और लंबर रीजन में यहाँ से एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड से। प्री गैंग्लियोनिक क्यों? क्योंकि गैंग्लियन से पहले है, इसलिए प्री गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा, यहाँ पे आएगा और साइनेप्स करेगा और यहाँ से और फर्दर निकलेगा, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहलाएगा। अच्छा जी, यहाँ से एक फाइबर ऊपर भी जाएगा, एक फाइबर नीचे भी जाएगा, एक फाइबर एड्रिनल मेडुला पे भी जाएगा। तो यहाँ से 4 जगह के लिए फाइबर निकलते हैं, इसलिए इसकी एक्टिविटी को डिफ्यूज्ड कहा था। क्यों डिफ्यूज्ड? एक और चीज़ से समझो, अगर एड्रिनल मेडुला पे जाएगी, यहाँ को स्टिमुलेट करेगी और इससे एड्रेनलिन निकलेगा, तो वो तो ब्लड में जाएगा ना एड्रेनलिन, और ब्लड तो पूरे उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी बॉडी में काम करेगा वो एड्रेनलिन, इसीलिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा और गहराई से देखते हैं, इसको काटते हैं और इसको काट के बड़ा करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, पर थोरैको और लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे एंटीरोमीडियली ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और यहाँ न्यूक्लियस होते हैं, जहाँ पे सिंपैथेटिक सेंटर जो हाइपोथैलेमस से प्रेजेंट था, उससे जो फाइबर आ रहा है यहाँ के न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है और यहाँ से ये होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो निकलता है। तो क्या होगी समरी कि यहाँ से फाइबर आएगा, यहाँ पे थोरैको और लंबर रीजन में अलग से एक एंटीरोलेटरल प्रेजेंट होगा अपना न्यूक्लियस, जहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, जो कि यहाँ गैंग्लियन में जाएंगे और फिर गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे। कई बार पूछ भी लिया जाता है और क्वेश्चन भी है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अपने अनमाइलिनेटेड होते, ये वाले माइलिनेटेड होते, इसीलिए यहाँ से जो फाइबर निकलता है वो वाइट कॉम्युनिकेंस, यहाँ पे मास ऑफ फाइबर्स निकलेंगे तो वाइट कॉम्युनिकेंस होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अपने सिंपैथेटिक चेन की बात। अब सिंपैथेटिक चेन पजेस 22 गैंग्लियंस, कितने? 22, और इसमें जो 22 गैंग्लियंस हैं वो सर्वाइकल, थोरैको, लंबर कई होते हैं। जैसे सर्वाइकल गैंग्लियन है तो उसमें सुपीरियर होगा, सुपीरियर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल और इन्फीरियर सर्वाइकल। फिर थोरेसिक गैंग्लियन हो गए, लंबर गैंग्लियन हो गए, सैक्रल गैंग्लियन, टोटल मिला के 22 इन नंबर आते हैं। नाउ अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी की भी बात की जाए तो यहाँ पे ये जो फाइबर प्री गैंग्लियोनिक हैं ये रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलाइन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं दे रिलीज एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन रिलीज करेंगे। अब रिसेप्टर की जो हमने बात करी थी अल्फा 1 अल्फा 2 की, तो सिंपैथेटिक क्या करता, ये अपना नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज करता, तो नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन ये रिलीज करेंगे, और अगर स्ट्रेस की कंडीशन में हमें वो ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है तो उस ऑर्गन पे अल्फा 1 या फिर बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और अगर स्ट्रेस की कंडीशन में उस ऑर्गन को इनहिबिट होना है तो उस पर अल्फा 2 या बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रेस की कंडीशन में उस ऑर्गन को स्टिमुलेट होना है तो अल्फा 1 या बीटा 1 रिसेप्टर उस पर प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर उस ऑर्गन को इनहिबिट होना है तो उस पर अल्फा 2 और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पहले से ही प्रेजेंट होंगे। और एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें बीटा 3 रिसेप्टर किस पे? हार्ट पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, बैथमोट्रोपी, आइनोट्रोपी, ड्रोनोट्रोपी, सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, और उस पर मॉडिफाइड बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है, दैट इज बीटा 3 रिसेप्टर। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर की बात हो गई। अब देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑर्गन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने हमेशा शुरू में एग्जांपल लिया था कि
नॉर्मल वो जो ह्यूमन बीइंग है उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। अब अगर डॉग बार्क्स और हम भाग रहे हैं तो सबसे पहले सारे एग्जांपल्स वेरीफाई हो जाएंगे और कंफर्म। सबसे पहले आंखें फट जाती हैं, फैल जाती हैं, तो वो क्यों? रेडियल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, प्यूपिल डायलेट होगा और इन पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। यानी वो बात भी वेरीफाई हो गई कि जिन ऑर्गन को स्टिमुलेट होना होगा स्ट्रेस की कंडीशन में उन पर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं और पाए गए, और ये इस पर इसका मतलब सिंपैथेटिक ने काम किया होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, प्यूपिल डायलेट किया होगा। और ये ज़रूरत भी होती है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आँखों में रोशनी जाए, अच्छे से देख सकें, इसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, सीलियर इसको इनहिबिट करा देते हैं, तो इस पर बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। क्यों इनहिबिट करा देते हैं? जिससे कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट रहें, टाइट रहेंगे तो लेंस फ्लैट रहेगा, लेंस फ्लैट रहेगा तो फार विजन होगा, दूर का देख सकेंगे, इसलिए इसको इनहिबिट करा देते हैं, इसलिए इस पर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। तीसरा, अरेक्टर पिलाई, अरेक्टर पिलाई पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इस पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। चौथा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो स्केलेटल मसल की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें हम इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं। तो इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए स्मूथ मसल्स ऑफ लोअर लिम्स, वहाँ पे जो उनके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होंगी उसको हम कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे। तो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के वहाँ की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, जिससे कि अगर हम भाग रहे हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स रप्चर हो, अगर छिल जाए, चोट आ जाए, तो अगर रप्चर होंगी ब्लड वेसल तो ब्लीडिंग कम होगी, तो ब्लड लॉस कम होगा। अगर हार्ट देखें, अब हार्ट पे कहा था कि सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो चाहे आइनोट्रॉपी हो, चाहे बैथमोट्रॉपी हो, चाहे क्रोनोट्रॉपी हो, चाहे ड्रोनट्रॉपी हो, चारों के ही पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टिविटी भी बढ़ जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और होता भी है। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मास्ट सेल्स हैं इनमें बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से क्या होगा, इसके सीक्रेशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाएंगे, जैसे म्यूकस या वो, तो इससे क्या है कि ल्यूमन में थोड़ा ल्यूमन बड़ा हो जाएगा, इसके जो सीक्रेशन से जो थोड़ी नैरोइंग थी वो कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एयर ज़्यादा अच्छे से आ सकेगी। दूसरा, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी, तो एयर पाथवे डायलेट कर जाएगा। तो स्मूथ मसल, तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल इट हैज़ बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, तो ये तो इनहिबिट करेंगी। और जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाए, ऑक्सीजनेट होके आए, इसलिए वहाँ की ब्लड वेसल्स में अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। अब बारी आती है जेनेटल सिस्टम की। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हियर इट इज अ ट्विस्ट, ध्यान दीजिएगा, आइदर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और प्रेग्नेंट फीमेल। सो हियर इट इज अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर and here it is beta 2 adrenergic receptor. Why so? We want that uterus do not contract this case, so we have beta 2 adrenergic receptor, because otherwise if it will contract, then it will lead to termination, so we don't want that. And here after a certain period it happens, it must be happen, so here it is alpha 1 receptors. Now the question arises, how this change happens, so estrogen and progesterone make
gene of alpha 1 off and switch on the beta 2 receptive gene during this pregnancy time. So make it receptive for fetus. Now GIT. GIT, in stress condition we don't want to first of all digest our meal, so GIT is inhibited, and it is inhibited and sphincters are tightened, and if sphincters are tightened it means they are stimulated, it means they have alpha 1 adrenergic receptors. अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख लेते हैं, that how it works and how it is present. So here like this. तो यहाँ पे इसके चैनल्स निकले हुए होते हैं जहाँ पे हमारे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहाँ से ये क्रेनियल आउटफ्लो होता है. एंड हेयर इन लास्ट तो ये क्रेनियोसैक्रल, तो यहाँ के सैक्रल आउटफ्लोज इधर से ऊपर से लेके यहाँ जो क्रेनियम में न्यूक्लियस होते हैं, तो ये न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है इसके आउटफ्लो, और यहाँ से न्यूक्लियस से क्रेनियल नर्व्स के थ्रू फाइबर्स निकलते हैं. तो ये न्यूक्लियस देख लेते हैं कौन से हैं. दिस इज डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ये इंफीरियर सलाइवेटरी, ये सुपीरियर सलाइवेटरी कहो या सलाइवेटरी, और लैक्रीमेटरी. एंड हियर दिस इज एडिंगर वेस्टफाल, ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. ठीक, ये थर्ड क्रेनियल नर्व के संग निकलता, ये सेवन्थ क्रेनियल नर्व के संग निकलते, ये नाइन्थ क्रेनियल नर्व के संग निकलते, और ये 10th क्रेनियल नर्व के संग निकलता वेगस. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें 3, 7, 9th और 10th इन क्रेनियल नर्व का सिग्निफिकेंस है. सो कीप रिमेंबर these 4 cranial nerves in the parasympathetic nervous system. Now पैरासिम्पैथेटिक नर्वस आइस पे, ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, यहाँ से फायरिंग होगी. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल. अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कैसे. थर्ड क्रेनियल नर्व इसके नीचे से, यहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व ऊपर जाएगी, उसके नीचे की एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस होगा, मतलब उसके एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से आउटफ्लो का प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर होंगे, और ये सीलियरी मसल्स को, सॉरी सीलियरी रेडियल मसल्स को इनहिबिट करेंगे, इस बार इनहिबिट करेंगे, और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मायोसिस. इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डायलेट होना मिडियासिस कहलाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होना मायोसिस कहलाता. तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा मतलब थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन के तौर पे मियोसिस होता था, तो ऐसे याद कर सकते हैं मायोसिस. दूसरा, यहाँ जो 7th क्रेनियल नर्व से निकला, ये गैंग्लियन पे जाएंगे, तो इनकी जो गैंग्लियन है उसको याद रख लेते हैं. Here in the 10th, 9th and 3, 7 and 10. Intramural ganglion, submandibular
टेरिकोपेलोटाइन, ये सारे गैंग्लियन के नाम हैं, जहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे और इसके बाद से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे। एंड हियर ये सीलियरी गैंग्लियन। अब यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए जितने भी, ये सुपर सैलिवरी, इंफीरियर सैलिवेटरी और डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से। तो अब ये इंटरग्यूलर लेवल से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे एंड दैट इनर्वेट्स फेरिंग्स, लैरिंग्स, हार्ट, लंग्स एंड जीआईटी। यहाँ जो ये तीन है लंबर वाले, ये भी गैंग्लियन में जाते हैं, इनका भी इंफ्रा लोअर एब्डोमिनल में होता है गैंग्लियन। एंड दैट इनर्वेट्स पेल्विक, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनिटेलिया। एंड हेयर दैट सबमैंडिबुलर गैंग्लियन अपने सबमैंडिबुलर ग्लैंड को और सबलिंगुअल ग्लैंड को, दैट इनर्वेट्स सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड sublingual gland. This pterygopalatine that goes to nasal and parietal gland, and this ciliary ganglion that goes to our ciliary muscles. Now this has a negative effect on heart, and a point to be noted that heart has negative effects by vagus nerve, but vagus don't work on ventricles. Point to be noted. अब देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर ये दोनों ही एक सेल पे आएंगे तो इनका इफेक्ट क्या होगा? The tissue under the sympathetic and the parasympathetic nerve supply. So if sympathetic outflow comes towards the cell, so it has receptors, alpha 1 होगा या alpha 2 होगा। Here it is inner G proteins. Now either the sympathetic stimulate, excite or inhibit. So if it is excitatory, then this protein is G stimulatory, and if it is inhibitory, then it is GIG inhibitory. Now this protein fits into this structure. It is a hypothetical theory, Key-Lock theory. So protein fits into this and chains ATP into CAMP. This CAMP phosphorylates protein. That protein channels lead to phosphorylation of the cation channels and add phosphate on the gate of the channel, that open up more frequently and calcium channel overloads. तो calcium channel और अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो channel खुल जाता है और इस सेल की एक्साइटेबिलिटी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको कम ले आते, थ्रेशोल्ड वैल्यू को, तो और आसानी से एक्साइटेशन हो सकता है, तो मोर फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक तरीका हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट करने का। अब अगर इनहिबिट करना है तो यही जी इनहिबिटरी प्रोटीन होगा। तो अब जब यहाँ से रिस्पॉन्स कम आएगा तो ये जी इनहिबिटरी एक्टिवेट ही रहता है, वो हमें यूजुअली एक्टिवेट रहेगा सिंपैथेटिक, जब उसको एक्टिवेट करेगा तब यहाँ जी स्टिमुलेटरी रहता है, वरना नॉर्मल कंडीशन में इनहिबिटरी रहेगा। और इनका फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा प्रोटीन का, तो चैनल्स क्लोज ही रहते हैं, इसलिए नो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, so no reduction in the threshold, so no more excitability. And if the parasympathetic nervous system, then it has here the parasympathetic, then here it is muscarinic, M1 M2 और निकोटिनर्जिक रिसेप्टर्स। उनका भी सेम प्रोसीजर होता कि but they have generally parasympathetic inhibitory effect and the sympathetic have excitatory, so they generally is G inhibitory protein, so ATP नहीं हो, so they don't convert ATP into CAMP. So if less CAMP, so there will be less phosphorylation of the cation channels, less entry of calcium, and the same story, less entry of calcium, so less excitability, and less excitability means less tissue response. Now
Now the disorders or the clinical complications of the ANS. Clinical में first one is peptic ulcer. If there is too much secretion of the acid, that is due to over excitation of वेगस, उस वजह से हो सकता है। दूसरा मेगाकोलोन, दिस मेगाकोलोन इज प्रॉब्लम ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द न्यूरोब्लास्ट सेल्स। सो कुछ पार्ट अपना लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ द माइग्रेशन न्यूरोब्लास्ट सेल, कुछ पार्ट ऑटोनोमिक गैंग्लिया से वंचित रह जाता। आई मीन देयर इज अ डेफिशिएंसी और आई शुड से दैट सम पार्ट, some region have not supply of the autonomic nervous system, that is aganglionic segment, so it has no nerve supply, so it generally get distended. It is treatable after a surgery. Third, that is familial dysautonomia. This is degradation या degeneration of ANS, autosomal recessive disease है। and botulism, it is not only ANS disease, strictly not ANS disease, but it was neuromuscular junction impairment, and neuromuscular junction impairment because of transmitter get affected, तो कुछ ट्रांसमीटर्स अफेक्टेड हो जाते हैं इस वजह से। Now we are at the end of our topic, so let's discuss some MCQs. The type C fibers present in parasympathetic nervous system, preganglionic fibers, sympathetic nervous systems, preganglionic, postganglionic of autonomic nervous system, or none. So the correct answer is postganglionic fibers of the autonomic nervous system. दोनों ही sympathetic और parasympathetic के postganglion type C fibers होते हैं, non myelinated होते हैं। सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई टू द हार्ट। ANS की हार्ट को कौन सी सप्लाई जाती है? सिंपैथेटिक की। तो हार्ट को ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑफ हार्ट, अगर हम यहाँ पे सिंपैथेटिक मेंशन करना पड़ेगा। सो अगर सिंपैथेटिक मेंशन किया हुआ है सो ऑब्वियसली बात है थोड़ा को लंबर आउटफ्लो होता, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन कट गए। तो करेक्ट आंसर है T1 से T5 जाता है। हार्ट के लेवल पे वही गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। लेवल ऑफ ग्लूकोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस की कंडीशन है तो हर एक ऑर्गन फुल्ली मतलब एक्टिवेट होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज भी ज़्यादा बर्न होगा, सो इंक्रीज। थायरोटॉक्सिकस अकर ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ sympathetic, parasympathetic, both or none. So the correct answer is sympathetic nervous system. As T3 का लेवल ज़्यादा हो जाता फिर वो सेल के अंदर जाते हैं, that stimulate group of gene, that gene increase the number of adrenergic receptor, फिर वो adrenergic receptor हर सेल पे अप रेगुलेशन हो जाता। nerve ending of the autonomic nerve fiber activated by stretch, lack of O2, both or none. तो करेक्ट आंसर इज बोथ, दोनों से ही ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स एक्टिवेटेड स्टिमुलेटेड होती हैं। थैंक यू, एंड इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी और एरर देन प्लीज लेट मी नो, बिकॉज नथिंग रॉन्ग शुड बी डिलीवर फ्रॉम द फन लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू।